हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस स्पेशल यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटो के बारे में। वे सभी स्टूडेंट्स जो राजनीतिक विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में प्लेटो को पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, सोल में पढ़ते हैं, इग्नू में पढ़ते हैं, चाहे वो बीए के स्टूडेंट्स हैं, एमए के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो यूजीसी नेट के एग्जाम्स के पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं और वो प्लेटो के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज की ये नई वीडियो, ये वीडियो का लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है। हम वीडियो के पार्ट वाइज हम हर एक राजनीतिक चिंतन को, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी ऐसा एक्सपेक्ट जो है वो आपका नहीं छूटेगा। इसके लिए मैं वीडियो को कई भाग्स में डिवाइड करूंगा। जैसे आज की इस वीडियो में हम प्लेटो को पढ़ेंगे और प्लेटो के खास तौर पर जीवन के शुरुआती दौर के बारे में जानेंगे। ऐसे फिर एक एक करके हम एक एक चीज़ों के ऊपर सेपरेट वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को स्लाइड बाय स्लाइड समझाई जाएगी। ऐसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं प्लेटो के बारे में। तो प्लेटो जो थे वो एक महान प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। और ऐसा नहीं है कि केवल यूनान में इनकी प्रासंगिकता थी, यूनान के बाहर भी इनको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ विश्व में प्रथम राजनीतिक दार्शनिक होने का श्रेय प्राप्त है। तो इम्पोर्टेंट बात है ये आप सभी के लिए, आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे प्रथम राजनीतिक दर्शन होने का श्रेय इनको प्राप्त है। उसने सबसे पहले क्या किया, राज्य यानी सरकार और साथ ही साथ व्यक्ति के संबंध पर तर्क संगत सिद्धांत नहीं किया। जैसे जैसा प्लेटो के द्वारा राजनीतिक चिंतन किया गया, जिस प्रकार से प्लेटो ने राज्य, सरकार और व्यक्ति के संबंधों के बारे में बताया, उससे पहले कोई भी ऐसा जो है दार्शनिक नहीं था जिसने राज्य और सरकार के से, तो इसीलिए इन्हें प्रथम विश्व का राजनीतिक दर्शन होने का भी श्रेय प्राप्त होता है। साथ ही साथ प्लेटो की बात करें तो उनके दर्शन में सर्वव्यापकता थी, सर्वव्यापी थी। उनके दर्शन में हमें ऐसा नहीं कि केवल राजनीति के बारे में ही या राजनीति शास्त्र के बारे में ही पता चलता है। प्लेटो के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर हमें जैसे तर्क शास्त्र है, हमारे नीति शास्त्र है या शिक्षा शास्त्र है, इन सब विषयों के बारे में भी हमें जानकारी है। अगर हम बात करें तो प्लेटो एक आदर्शवादी थे, आपको ये भी याद रखना है। जो यूजीसी नेट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो एक कैसे थे, आदर्शवादी थे। और साथ ही साथ वह पदार्थ की अपेक्षा विचार को ही वास्तविक मानकर प्राथमिकता देते थे। वो कहते थे कि हमें मटेरियल या जो पदार्थ है उस पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं, हमें विचारों पे ध्यान देना है। इसके अलावा प्लेटो एक महान दार्शनिक रहे और आगे चलकर बहुत सारे जो बड़े बड़े राजनीतिक चिंतन रहे, चाहे वो हेगल रहे, चाहे वो टी एच ग्रीन रहे, वो सांख्य रहे, और भी विद्वान, उन सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे, या फिर आप कह सकते हो उनके लिए ये आधार रहे। इसके अलावा प्लेटो के विचारों से ही प्रभावित होकर आगे चलकर बहुत ज्यादा फासीवादी, अधिनायकवादी और नाजीवाद, ये सभी के सभी प्लेटो के विचारों से प्रभावित होकर, आपको ये भी याद रखना है। चलिए, ये तो प्लेटो के केवल विचारों की बात करें। अब हम बात करेंगे जो प्लेटो है उनकी जीवन के बारे में, तो उनके जन्म वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर किस समय उनके जीवन में क्या घटना घटी, ये जानना जरूरी है। किसी भी एक विचारक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या चीजें हुई, उसके बाद ही उसके जीवन में क्या क्या बदलाव हुआ और फिर उन्होंने उस पे विचार दिए, ये एक सीक्वेंस आपको तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात ध्यान रखें, जो महान प्राचीन दार्शनिक प्लेटो है, इनका जन्म कब होता है, तो आप कहेंगे 427 ईसा पूर्व में एथेंस में एक कुलीन परिवार में हुआ। कुलीन परिवार का मतलब है जो थोड़े से अमीर टाइप के थे, रिच टाइप के थे, ऐसा नहीं था कि गरीब थे, ये ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते। उनके पिता जो है आपके एरिस्टोन, के पिता का नाम क्या है, एरिस्टोन है। और एथेंस के जो अंतिम राजा हैं कोडर्स के वंशज, और साथ ही साथ उनकी माता का नाम भी आपको याद, पेरिक्तियोन नाम है उनके, पेरिक्तियोन ये नाम है। और ये यूनान के सोलन घराने की थी, ये भी आपको याद। प्लेटो का जो वास्तविक नाम था वो एरिस्टोक्लीस था, परंतु इनकी शारीरिक संरचना, इनके कंधे जो थे वो थोड़े से चौड़े थे
और इनके स्वास्थ्य के कारण जो इनके शिक्षक थे, जो इनके टीचर थे, उन्होंने इनका नाम क्या रख दिया, प्लाटोन नाम रख दिया। और फिर इस तरीके से इन्हें प्लाटोन प्लाटोन ही कहा जाता था। लेकिन आगे चलकर प्लाटेन जो है वो शब्द और थोड़ा संकुचित हो जाता है और इन्हें प्लेटो, तो प्लाटोन, प्लेटो, एरिस्टोक्लीज, एरिस्टोटल, ये सारे के सारे, अब एरिस्टोक्लीज ये ध्यान रखना है, एरिस्टोटल नहीं, एरिस्टोक्लीज, ये सभी एक ही चीज, ये आपको ध्यान रखना है। इनको तो इस तरीके से ये इनके नाम के बारे में मैंने बता दिया, कहाँ जन्म था, इनके माता का नाम, पिता का नाम। अब प्लेटो के जन्म जो है वो एथेंस में हुआ। एथेंस कहाँ है? वो यूनान, प्राचीन यूनान का एक नगर, और वहाँ वो चाहते थे कि एक ऐसा शासन स्थापित हो जिससे कि वो अराजकता की जो स्थिति वहां पर बन रही थी वो स्थिति खत्म हो जाए, और साथ ही साथ में जो स्पार्टा से लगातार एथेंस युद्ध हार रहा था, में कहीं ना कहीं एथेंस की जो राजनीतिक दुर्बलता थी वो का एक कारण। तो यहाँ पर प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ, और वो उस समय यूनान के उन खास महानतम राज्यों में से एक था, मैंने आपको, लेकिन 30 वर्षों तक जो है स्पार्टा से युद्ध हुआ। स्पार्टा क्या है? यूनान का एक दूसरा नगर है, जैसे कि, और युद्ध क्या क्या नाम था? युद्ध का नाम आपको, का नाम है पेलीपेनुस। यह युद्ध था। इस युद्ध के अंदर हम देखते हैं कि भाई जो एथेंस है वो युद्ध हार जाता है, स्पार्टा जो है वो युद्ध जीत जाता है। और कहीं ना कहीं अब युद्ध हारने की जो वजह थी वो प्लेटो जो है वो एथेंस की राजनीतिक एथेंस की जो प्रतिष्ठा थी वो मिट्टी में मिल गई, और साथ ही साथ एक दार्शनिक होने के नाते जो प्लेटो है उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा। याद रखना आप सभी, कोई देश या कोई भी देश का नागरिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसका जो राज्य है वो किसी दूसरे राज्य से, ये आपको याद रखना है। अगली घटना देखो क्या घटती है, सन 404, ये भी आपको याद रखना है। कहता है कि सन 404 ईसा पूर्व में एक क्रांति द्वारा एथेंस में लोकतंत्र के स्थान पर 30 निरंकुश शासन स्थापित हुए। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट। और प्लेटो ने इन शासन में भाग लेने के लिए इस प्लेटो को आमंत्रित भी किया, परंतु प्लेटो ने शासन में भाग लेने से क्या कर दिया, इनकार, क्योंकि इन 30 शासकों का जो शासन देखा वो भी अच्छा नहीं था, और शीघ्र ही वहां पर दूसरी क्रांति हुई और एथेंस में 30 निरंकुश स्थान पर फिर से द्वारा प्रजातंत्र, प्रजातंत्र का मतलब यहाँ पर लोकतंत्र, लोकतंत्र आता है, लोकतंत्र की स्थापना होती है। अब भाई प्लेटो जो है वो इससे भी खुश नहीं थे। उनका कहना था कि भाई लोकतंत्र जो है वो एक अच्छी शासन व्यवस्था नहीं है, और इसके बारे में जब हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे तब हम बताएंगे कि क्यों प्रजातंत्र या लोकतंत्र को इन्होंने अच्छा नहीं माना है। अपने इस शासन के दौरान उन्होंने अच्छा, सबसे रीजन मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो इन्होंने इसलिए नहीं माना क्योंकि जो उनके सुकरात थे, जो उनके गुरु थे, उनको मृत्यु दंड दिया गया था। इसके द्वारा, इस प्रजातांत्रिक सरकार के द्वारा ही, और इसीलिए उनके दिल में प्रजातंत्र के प्रति घृणा पैदा हो गई थी। ये जो घृणा या जो री की मात्रा होगी, कई बार आपको गलत दिखे तो आप उसको ठीक कर लेंगे। तो घृणा पैदा हो गई, क्यों? क्योंकि सुकरात को जो है वो विष का प्याला पीना पड़ा था, जहर का प्याला पीना पड़ा था। इस वजह से जो है प्लेटो है, प्लेटो के मन में क्या हो जाता है भाई, एक अलग ही भाव उत्पन्न हो जाते हैं लोकतंत्र को लेकर। बाकी और भी रीजन थे लोकतंत्र की, इन्होंने केवल इस कमी को नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी। अब आपके सामने एक नाम आया जिसका नाम है सुकरात, और सुकरात के नाम से आप एक बात समझ गए कि भाई सुकरात कौन है, प्लेटो के गुरु, प्लेटो के गुरु का नाम है, प्लेटो के गुरु का नाम है, याद रखना है। सुकरात की तरफ वो क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। इसके बाद में प्लेटो तथा सुकरात में कुछ भिन्नताएं थी। अभी आप देखोगे जब प्लेटो पूरा पढ़ेंगे हम उसमें देखेंगे कि भाई सुकरात और प्लेटो में क्या भिन्नताएं थी, लेकिन सुकरात की शिक्षाओं ने इन्हें और अधिक आकर्षित किया। यानी कुछ ऐसे विचार थे जिनसे, इनके विचारों से भाई जो प्लेटो है बहुत ज्यादा इनसे क्या हुए, याद रखना है 18 या 20 साल की उम्र के थे लगभग लगभग, तब वो किससे मिले थे, सुकरात से मिले थे। ये भी आपको याद रखना है। और प्लेटो सुकरात के शिष्य बन गए, इतने इन्फ्लुएंस, इतने ज्यादा प्रभावित हो गए उनके विचारों से कि सुकरात के क्या बन गए, शिष्य बन गए। याद रखना है। सुकरात के विचारों से प्रेरित होकर प्लेटो ने राजनीतिक की नैतिक व्याख्या सद्गुण ही ज्ञान माना। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जाता है, यूजीसी नेट के पेपर में भी।
कि भाई जो प्लेटो है वो किन के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि भाई सद्गुण ही ज्ञान है, ये याद रखना है, ये सद्गुण ही ज्ञान इन्होंने इन्होंने साथ ही साथ में बताया शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि जो शासन कला है वो बहुत ही ज्यादा उच्चतम कला है और उन्होंने कहा है शासन के लिए हमें किस पे बल दिया गया है, विवेक के ऊपर बल दिया है। कि शासन कैसे होना चाहिए, शासक को अपने विवेक अपनी बुद्धि उससे उपयोग करके शासन करना चाहिए। फिर आगे चल के इनके जीवन में एक और घटना घटी है जो कि 399 ईसा पूर्व में, जब सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया। एक ये भी डेट आपको याद रखनी है कि सुकरात को कब मृत्यु दंड मिला। उस समय प्लेटो की जो आयु है वो 28 ईयर, तो सिर्फ 23 साल के थे। और इस घटना से परेशान होकर कि भाई कोई भी शिष्य अपने टीचर को मरते हुए नहीं देख सकता और इनके मन में प्रजातंत्र के खिलाफ, शासन तंत्र का उसके खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। इन्होंने अपने जीवन में क्या देखा, एक तो अपने गुरु सुकरात को विष का प्याला पीते हुए देखा, जो कि इसीलिए उनको प्याला पीना पड़ा था क्योंकि वो मौजूदा जो सरकार थी ना सुकरात, उनके खिलाफ बोल, लोकतंत्र के खिलाफ उनकी कमियों को दिखाते थे। तो जगह जगह क्रांति हो रही थी, तो वहां पर उनके लोकतंत्र के अंदर ये डिसाइड किया गया कि भाई सुकरात ऐसे तो लोग क्रांति कर देंगे, ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, विष का प्याला पीना। अब प्लेटो को इस वजह से बहुत गुस्सा आ गया और इसी तरीके से वो फिर शासन के खिलाफ या शासन व्यवस्था के खिलाफ उनका, या राजनीति के खिलाफ उनका एक एक नया फेज उनके जीवन का शुरू हो जाता है। आपके क्या, उनकी कई सारी रचनाएं रही, प्लेटो की कई सारी रचनाएं रही। इस प्लेटो की रचना में रिपब्लिक नाम की बुक, इस रिपब्लिक नाम की बुक में उन्होंने सुकरात के सत्य और न्याय को उचित ठहराने के प्रयास, उन्होंने इस बुक में ये बताया है भाई सुकरात कैसे ठीक था, लेकिन उस समय की जो मौजूदा शासन व्यवस्था भ्रष्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जिसकी वजह से उनको विष का प्याला दिया जाता है। इसके अलावा उनके जीवन का जो है ध्येय बन गया, ध्येय का मतलब है आधार, के जीवन का क्या बन गया, आधार बन गया कि वह सुकरात को जो है प्राण दंड जो दिया गया और वो एथेंस छोड़कर मेगरा चले गए। अब जैसे ही क्या किया गया, सुकरात को क्या किया गया, मृत्यु दंड दिया गया, तो जो प्लेटो जी हैं वो क्या करते हैं, एथेंस छोड़ देते हैं और मेगरा, ये भी याद कि वहां पर लोकतंत्र से उनको क्या हो गई, घृणा हो गई, इसीलिए वो उस जगह को छोड़ के ही चले गए। अब भाई 12 सालों तक मेगरा में रहते हैं, लेकिन 12 साल तक कुछ किया ये अज्ञात है, ये किसी को नहीं पता उस 12 वर्ष में क्या किया। भाई लोगों का ये भी मानना है कि भाई इसी दौरान जो 12 साल थे, उसी दौरान वो कई अलग अलग जगहों पर गए, गए मिस्र गए और यूनान के अन्य नगर, और साथ ही साथ वो जब वहां पर गए तो कई अनेक नए नए लोगों से मिले, जैसे पाइथागोरस। ये पाइथागोरस से के सिद्धांत से भाई बहुत ज्यादा प्रभावित थे, पाइथागोरस का ज्ञान इनको हुआ, वहां पर उनसे इनकी मुलाकात हुई। प्राप्त करने के लिए 387 में इटली और फिर सिसिली गए। कहाँ पर गए, इटली गए, फिर सिसिली राज्य में जो है आपका सिराक्यूट्स की भेंट जो है दिनोए, यहाँ पर एक दिनोए और साथ साथ वहाँ के जो राजा थे डियोनिसिस, इनसे इनकी मुलाकात होती है। ध्यान रखना है ये इस दौरान इटली जब गए तो इनकी वहाँ पर एक सिसिली नाम का राज्य है, वहाँ पर उनकी भेंट एक तो दिनोए, दिनोएंस और अगला डियोनिसिस प्रथम से हुई है। अब भाई उन्होंने डियोनिसिस की कुछ बातों पर उनके मतभेद हो गए और उन्हें दास के रूप में ये क्या कह दिया, भाई मतभेद हो गए राजा से इनके, क्योंकि ये सीधी सी बात है गलत शासन व्यवस्था जब होती थी तो उसके खिलाफ बोल देते थे, इसीलिए भाई इनको गुलाम बना लिया गया, दास बना लिया गया और क्या किया, इजरन टापू भेज दिया। वहां पर उनके एक मित्र ने उनकी सहायता करी, ये फिर दुआ, इस तरीके से ये एथेंस पहुंच गए। जैसे ही एथेंस में पहुंचे तो इन्होंने 386 ईसा पूर्व में क्या किया, अपने शिष्यों की मदद से एक एकेडमी खोली, आदमी, और इसी अकादमी को यूरोप की प्रथम विश्वविद्यालय होने का भी गौरव, प्लेटो के द्वारा एक अकादमी शुरू की गई और यूरोप की पहली यूनिवर्सिटी। उनके जीवन के शेष 40 वर्ष या तो पढ़ने में या पढ़ाने में ही उन्होंने पढ़ाने का मतलब है सीखने सिखाने में। प्लेटो की इस एकेडमी के कारण जो है एथेंस यूनान का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का भी बौद्धिक केंद्र थी। अब इसमें यह बताया गया है कि जो भी एथेंस है वहां पर दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। इसमें प्लेटो की, उसकी अकादमी में यानी प्लेटो की जो अकादमी थी उसमें आपको गणित, ज्यामिति का अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता था, यानी आपको वहां पर अगर पढ़ना है तो आपको ये चीजें
आनी चाहिए। और उसकी अकादमी में प्रवेश के द्वार पे ही लिखा हुआ था, गणित के ज्ञान के बिना कोई भी प्रवेश नहीं। जब तक अगर आपको मैथ नहीं आता तो आप वहाँ पर नहीं शुरू कर, आप नहीं। यहाँ पर राजनीतिज्ञ और कानूनवेताओं, दार्शनिक शासक ने किस-किस चीज़ की शिक्षा दी जाती थी? राजनीतिज्ञ, कानूनवेताओं और दार्शनिक शासक बनने की भी क्या दी जाती थी? शिक्षा दी। अब क्या होता है, आपको आपने भी पढ़ा था डायोनिसिस प्रथम के बारे में। इसकी जब मृत्यु हो जाती है 367 में, तो डायोनिसिस द्वितीय, सेकंड डायोनिसिस का क्या होता है, जिसका सिराक्यूज वहां का राजा बना और अपने मित्र दोहन के कहने पर वहां जाकर राजा को दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी। ये दोहन कौन है? ये भाई प्लेटो का मित्र है। इसने कहा कि नहीं, आप जाइए डायोनिसिस सेकंड को दर्शन शिक्षा दीजिए। राजा है ये, तो इसको शिक्षा दीक्षा दीजिए। इस दौरान राजा के जो आपके चाटुकारों ने डियोनियन के खिलाफ बोलकर उसे देश से और उसकी संपत्ति, याद रखना है कि भाई अब राजा को धका दिया गया इसके खिलाफ और भाई इसकी पत्नी और संपत्ति जब्त कर ली। अब सीधी सी बात है, दोस्त की पत्नी और संपत्ति नष्ट कर जब्त कर रहे हो आप, तो प्लेटो वहां पर गुस्से में ही तो रहेगा। प्लेटो वहां से छोड़कर वापस अपने एथेंस आ जाता है और 3861 में डायोनिसिस ने उसे दोबारा सिरियाक्यूज आने का निमंत्रण दिया, दोबारा बुलाया उसे। रहे थे क्या कर रहे थे, आप हमें शिक्षा दे रहे थे दर्शन शास्त्र की, आप शिक्षा दीजिए। तो ने क्या किया, आमंत्रण आने के लिए स्वीकार नहीं किया। ध्यान रखना आप सभी को। लेकिन आपका कार्णित्य के दर्शन शासक की प्रेरणा से वहां पर अब दूसरा राजा है, वो कहता है कि नहीं चले जाइए आप, उसके बाद वो देने लगता है। आप ध्यान रखना है, फिर आगे चलकर डायोनिसिस सेकंड और प्लेटो के बीच में फिर कुछ बात को लेकर और फिर वो अपने देश, और इस तरीके से वो क्या कहता है कि भाई उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसी बीच में आगे चलकर उसने एक नया बुक लिख दी, जिस बुक का नाम क्या, अब तक आप 2 बुक्स के बारे में जान चुके हो, एक तो रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक बुक है और दूसरा आपके सामने लॉज़, ये बुक आ गई है। लेकिन आपसे ग्रंथ लिखने लगा और अपने शिष्य के आग्रह पे वो एक विवाह में गया। शिष्य की शादी ही थी और 81 साल की थी और वो पर सोते हैं वहाँ पर, सोने के बाद ही उनकी मृत्यु होगी, वो सोए के सोए। तो इस तरीके से प्लेटो जो है उनकी मृत्यु हो। तो ये स्टार्टिंग फेज था प्लेटो के जीवन का। अभी मैंने आप लोगों को बताया सुकरात के बारे में। सुकरात कौन थे? तो आप बोलोगे भाई प्लेटो के गुरु थे। भाई गुरु का शिष्य पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, और गुरु के जो विचार होंगे वो काफी हद तक शिष्य को प्रभावित। 20 वर्ष की आयु में 20 वर्ष की आयु में जब वो इनसे मिले थे तो इन्हीं के साथ रहे, और आप देखोगे कि जब ये 28 वर्ष के थे तब क्या किया गया कि भाई सुकरात को विष का प्याला पीना पड़ा। तो इस 8 वर्ष के दौरान सुकरात के साथ प्लेटो रहे, तो सुकरात से बहुत कुछ सीखा। और यहाँ पर देखो, हम आज अगर हम प्लेटो को कहते हैं कि प्लेटो एक महान दार्शनिक है, तो उसके महान दार्शनिक होने में सुकरात के विचारों का बहुत हद तक प्रभाव है। इसीलिए मैं आप लोगों को सुकरात के जीवन की बातें जो है, जो प्लेटो को प्रभावित करती है, वो भी आपको बताऊंगा ताकि आप प्लेटो को अच्छे तरीके से समझ। तो भाई प्लेटो का जो दर्शन है सिर्फ उसकी कल्पना मस्तिष्क की उपज ही नहीं, बल्कि उसके परिवार, देश, कला, पूर्वकालीन जो राजा थे उनसे भी प्रभावित है, और साथ ही साथ सुकरात के विचार भी राजनीतिज्ञ के परिवारों से संबंधित होने के कारण जो है स्वाभाविक से ही राजनीतिक को बताया था इनके पिता के बारे में कि वो राजघराने में से संबंध रखते थे, जिसकी वजह से तो भाई राजनीति की समस्याएं जो थी उनमें वो रुचि लेते थे, इंपॉर्टेंट है। और प्लेटो के विचार पर तत्कालीन समाज एवं आर्थिक राजनीतिक के प्रभाव के साथ भी पूर्व दार्शनिक पाइथागोरस, आपका पार्मेनिdes पार्मेनिdes है, हेराक्लाइटिस है, सुकरात है, इन सब के विचारों का भी प्रभाव, कि जिन जिन लोगों से ये मिले प्लेटो, उनके उनके विचारों का काफी हद तक प्रभाव। तो पाइथागोरस से मिले तो इन्होंने क्या बात कही, इन्होंने कहा गणित के बिना हमारी एकेडमी में कोई एंट्री नहीं। तो हर किसी के विचारों का कुछ ना कुछ प्रभाव था, कुछ सकारात्मक प्रभाव, कुछ तो याद रखना है, जैसे कि मैंने बताया जब वो 20 वर्ष की आयु में थे, जब वो
सुकरात के संपर्क में आए और फिर साथ ही साथ में आजीवन उनके, जब तक सुकरात जीवित रहे तब तक उनके शिष्य रहे। और सुकरात की जो आकृति उनकी हृदय पटल पे थी, हो चुकी थी, वह कभी भी धुंधली नहीं हो पाई। ज्यादातर उनके विचारों पर उसका प्रभाव था। अब देखो, एक प्रोफेसर है जिनका नाम है मैक्सी, उनका तो कहना है कि जब भाई सुकरात की जब मृत्यु हुई ना, तो सुकरात की मृत्यु के बाद में सुकरात की आत्मा जो है वो प्लेटो में आ गई। नहीं, सुकरात ने दोबारा से प्लेटो में किया, क्योंकि प्लेटो के विचारों में सुकरात की तरह ही क्रांति, शासन के खिलाफ बोलते थे या शासन के खिलाफ। तो सुकरात पुनर्जीवित हो गया जैसा कि बताया, और प्लेटो के मस्तिष्क और आत्मा में अपने गुरु के विचारों और भावनाओं का पूर्ण रूप से, या फिर हम कह सकते हैं कि सुकरात का प्लेटो का जो प्रभाव था, सबसे पहला प्रभाव था सद्गुण ही ज्ञान है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सद्गुण ही ज्ञान है। ये किसने बताया? ये बताया था प्लेटो ने। लेकिन ये बात प्लेटो को किसने सिखाई? ये बात तो याद रखना है, प्लेटो की पुस्तक जो रिपब्लिक है उसमें मुख्य रूप से यही विचार है कि सद्गुण ही ज्ञान है। प्लेटो ने यह विचार अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया था, और सुकरात जो है सद्गुण और ज्ञान दोनों को एक सिक्कों के दो पहलू मानते हैं। उनका कहना है कि सद्गुण और ज्ञान दोनों क्या है? एक ही जैसा है, एक के बिना दूसरा अधूरा। सुकरात ये भी कहते हैं कि सुकरात के अनुसार कि सत्य ज्ञान ही सद्गुण है। अगर आपके पास सत्य ज्ञान है तो ही आप सद्गुण हो। सत्य कभी भी अकल्याणकारी नहीं होता, यानी सत्य जो है वो लोगों के लिए कभी भी बुरा नहीं होता। वो ये कहते हैं सत्य जो होगा वो ज्ञान की तरह होगा, और वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए होगा। सत्य के आचरण में लाए बिना सच्चे ज्ञान की अनुभूति निरर्थक है। यानी अगर सच जब तक आप आचरण में नहीं लाओगे तब तक आपको ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी। एक मेयर नाम के विद्वान है, उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि यदि हम ज्ञान और आचरण को एक माने तभी स्थायी रूप से मापदंड कर सकते। ज्ञान और हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। सत्य, जिस ज्ञान का आचरण के साथ कोई संबंध, जो ज्ञान केवल ज्ञान, कि आपको ऐसा ज्ञान निरर्थक है जो केवल सूचनाओं को एकत्रित करता है। ज्ञान कब कहलाएगा? जब ज्ञान से ही क्या कहलाएगा। और सद्गुण कब होगा? जब ज्ञान के साथ साथ हमारे चरित्र का, मानसिक चेतनाओं का, तब ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य। ये इसमें इन्होंने, ज्ञान बुद्धि के माध्यम से संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यह इच्छा शक्ति का निर्माण करता है। साहस, संयम, न्याय आदि सभी गुणों को जो है उत्पन्न। कोई एक साहसी व्यक्ति वही बन सकता है जो बिना भय के काम करे, जो बिना डर के रहे। याद रखना आप, प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक पूरी तरीके से एक ही बात पे बेस्ड है कि गुण ही ज्ञान। दूसरा, सद्गुण का स्वरूप क्या होना चाहिए? कैसे सद्गुण? तो सुकरात की तरह प्लेटो का भी यह मानना है कि प्रत्येक वस्तु भलाई या उत्कृष्टता इस बात पर है कि वह गुण, उसमें कुछ ना कुछ गुण हो, और वो संपूर्णता उसका जन्म उस चीज, हर एक चीज में कोई ना कोई गुण होता है, और वो बेसिकली इसीलिए पॉपुलर होती है क्योंकि उसमें वो गुण है, और लोग उसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसके अंदर क्या है? गुण है। उत्कृष्टता शब्द सद्गुण के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द जो है आपके औरतें, हिंदी, ध्यान रखना एक यूनानी शब्द है सद्गुण। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरित। भाई चाकू का काम क्या है? काटना, तो ये उसका गुण है। इसका अच्छा या बुरा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस तरीके से करें। लेकिन चाकू का काम क्या है? काट। हम चाहे तो उसे सब्जी काटे, चाहे, तो इसमें ये निर्भर किस बात पे करता है? ये उस व्यक्ति। ठीक इसी प्रकार बताया गया है मनुष्य भी अन्य मनुष्य की तुलना में अच्छा या बुरा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि अच्छाई और बुराई दो तरह की होती है, एक अपने संबंधित और एक हम कैसे उसको अच्छा समझ। अगर फॉर एग्जांपल मैं आप पे आकर, चाकू आपके पास है, तो चाकू, तो बेशक से आपने मेरी हत्या कर दी, परंतु आपने क्या किया है? न्याय कैसे किया है? अपनी जान बचाई। आप अपनी जान नहीं बचाते तो क्या होता? अगर आप अपनी जान नहीं बचाते तो क्या होता? मैं आपको मार देता। प्लेटो क्या कहता है?
भाई प्लेटो कहता है कि कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा इस बात पे देखो होता है कि वो अंदर से कैसे अच्छा है। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा चित्रकार है तो इसका मतलब अच्छा व्यक्ति अच्छा मूर्तिकार है तो वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। कोई डॉक्टर वकील कोई भी ऑक्यूपेशन करता है वो उस काम में माहिर है, अच्छा नहीं है। अच्छा मनुष्य वही हो सकता है जो अंदर से अच्छा हो, जो दूसरों के लिए अच्छा बने, जिसके गुण ऐसे हों जो दूसरों के हित में काम आए, वो व्यक्ति एक सद्गुणी व्यक्ति है। सुकरात की तरह प्लेटो भी एक अच्छे व्यक्ति में विवेक बोलता है, साहस बोलता है, संयम बोलता है। ये चार गुण होना चाहिए एक अच्छे व्यक्ति, और जिसमें ये चारों गुण होंगे वो व्यक्ति क्या सद्गुणी कहलाएगा। और आवश्यक मानता है तो ये कहता है कि चारों चीज होनी चाहिए क्योंकि ये चार गुण ही मानवीय गुण है, इसके बाद ही कोई व्यक्ति सद्गुण। अगली चीज राजनीति एक कला है। प्लेटो ने ये चीज सुकरात से ही सीखी। भाई प्लेटो ने भी सुकरात के ही अनुसरण करते हुए कहा कि शासन चलाने को डॉक्टर नौ संचालन, तो फॉर एग्जाम्पल शासन है उसको चलाने के लिए हम किसी डॉक्टर को नहीं दे सकते, नाव चलाने वाले को नहीं दे सकते। जैसे डॉक्टर का काम करना एक कला है, चिकित्सक एक वही पर्सन बन सकता है जिसे दवाइयों के बारे में नॉलेज हो। नाव चलाने वाला वही पर्सन नाव चलाने का गुण हो जो लहरों को चीर के आगे बढ़ सकते। ये एक कला होती है। इसीलिए शासन भी इस कला, शासन चलाने का जो अधिकार है वो कैसा होना चाहिए, वो केवल उस व्यक्ति को देना चाहिए जो शासन के क्षेत्र, जिस प्रकार हर व्यक्ति कुशल, जैसे हर एक काम में जो निपुण व्यक्ति होता है, कुशल व्यक्ति होता है, यही करता है, योग्य व्यक्ति ही शासन करना चाहिए। अगर योग्य व्यक्ति शासन नहीं करेगा तो क्या होगा कि अंत में हम देखेंगे कि वो जो एथेंस है, एथेंस के पतन का कारण क्या हुआ, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। एथेंस और स्पार्टा के बीच में युद्ध हुआ था और इसमें स्पार्टा जीत गया। इसका रीजन क्या था, एथेंस के जो शासक थे वो क्या थे, लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है, लॉटरी सिस्टम होती है, जिसका मन करे वो शासन हो जाओ, आपके पास पैसा है आप खड़े हो जाओ, आप में गुण नहीं है तब भी आप खड़े हो जाओ, लोग आपको चुन लेंगे। लोगों को दिखा दो बस कि हम आपके लिए अच्छा काम कर। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि योग्य व्यक्ति। सुकरात का कहना था कि जनता बीमार है इसीलिए हमें अपने स्वामी का इलाज, कि भाई याद रखना ये बात। प्लेटो भी ये मानता है कि जनता बीमार रोगी के समान होती है और डॉक्टर भी सामाजिक चिकित्सा की तरह रोग ठीक करता है। ठीक उसके लिए चाहे कड़वी दवाई दे, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन उसका मेन काम क्या है, तो बीमार व्यक्ति। इसी प्रकार से जो शासक है उसका भी प्रथम धर्म ये बनता है वो अपने शासन को अच्छे तरीके से चलाए, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी। अगला क्या है, सत्य का सिद्धांत। राजनीतिक चिंतन में सुकरात के वास्तविक सिद्धांत को अगर हम देखें तो वे आदर्शवाद का जनक बनाया था, याद रखना है। आदर्शवाद के जनक के रूप में, आदर्शवाद के जनक के रूप में चीन प्रोफेसर कोकर के अनुसार प्लेटो के दार्शनिकवाद का आधार सुकरात के जो दार्शनिकवाद था उसके ही समान था। प्लेटो सुकरात की इस धारणा से पूरी तरीके से सहमत था कि वस्तुओं की वास्तविकता उसके मूर्त रूप से नहीं बल्कि उसके विचार की, वस्तु जो है वो उसके विचारों से उसकी पहचान। किसी वस्तु की वास्तविक सत्ता इंद्रियों द्वारा प्राप्त बल्कि उसकी अमूर्त धारणा। किसी वस्तु की हमारे मन मस्तिष्क क्या धारणा, ये बात। अगला ज्ञान का सिद्धांत जो कि उन्होंने किया, ये भी सिद्धांत प्लेटो ने सुकरात। और ज्ञान भी उन्होंने कहा दो प्रकार के होते हैं, एक सापेक्ष ज्ञान और निरपेक्ष ज्ञान। सापेक्ष ज्ञान क्या होता है, इंद्रियों द्वारा प्राप्त अपूर्ण ज्ञान होता है, तो देश काल की परिस्थिति से प्रभावित होकर होने के कारण बदलता रहता है। इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है और ये क्या होता है कि समय के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। इसका स्वरूप ज्ञाता के मनोवृत्ति तथा दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यानी हम सापेक्ष ज्ञान का मतलब क्या है, जो समय के अनुसार बदलता रहता है, हम अपनी इंद्रियों द्वारा इसे अर्जित करते हैं और ये हमारे दृष्टिकोण पे भी निर्भर करता है ज्ञान है या नहीं। निरपेक्ष ज्ञान क्या होता है, जो अपरिवर्तनशील है, जिसे बदला नहीं जा सकता, जो तर्क संगत होता है, याद रखना आपसे। इस ज्ञान की अनुभूति जो है विशुद्ध रूप से होती है और हम बाहरी रूप से इसके अंदर, बाहरी रूप से आपको याद, बाह्य वस्तु तो आंतरिक रूप से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दार्शनिक शासक की सच्चाई का।
प्लेटो और जो सुकरात है वो दोनों के दोनों ये बात कहते हैं दार्शनिक राज तानाशाही होनी। सुकरात लोकतंत्र को मूर्खों का अज्ञानियों का की आलोचना करी है। इस व्यवस्था को इन्होंने वोट देने और शासन में कार्यभार लेने न्याय समान अधिकार क्योंकि इसमें सभी लोगों को एक समान अधिकार है। इनका मानना है कि समाज में हर एक व्यक्ति एक समान नहीं। यहाँ पर प्लेटो और साथ ही के साथ में सुकरात दोनों कहते हैं कि सभी व्यक्ति एक समान तो होते नहीं। किसी की बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। कोई शासन करने के लिए पैदा हुआ था, कोई शासित करने के लिए। तो कभी-कभी शासकों को पासा फेंक कर या लॉटरी द्वारा चुना जाता था। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल लॉटरी का मतलब और पासा फेंक के मतलब है कि जनता चुनते थे। तो और सीधी-सी बात है कि जो शासन करने योग्य पर्सन होगा, उसे चुनाव करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो और लोगों में अलग ही होता है। वह एथेंस की सरकार का घोर निंदा करते हैं, बिल्कुल आलोचना करते हैं। इसीलिए अज्ञानी शासकों ने सुकरात को जो है प्राणदंड दे दिया। अज्ञानी शासक यानी जो उस समय के लोकतांत्रिक शासक थे, वो कमियाँ जानते थे। वो जानते थे कि जनता के मन में लोग इनके विचारों को फ़ॉलो करेंगे तो क्रांति हो जाएगी, इसीलिए सुकरात को विष का प्याला पीना पड़ा था। एथेंस में प्रजातंत्र की बुराई जो थी, वो व्यावहारिक रूप से प्लेटो ने भी वर्णन करी है। ये आपको याद रखना है, इसीलिए उन्होंने अपने गुरु सुकरात की तरह प्रजातंत्र की निंदा करी है। आपको ये भी बात याद रखनी है। अगला है आपका द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति का मतलब क्या है? जिसे हम द्वंद्वात्मक पद्धति भी कहते हैं। तो सुकरात के समय में यूनान में वाद-विवाद के द्वारा अपने विरोधी विरोधी विचारों का खंडन तथा अपने देखो इन्होंने क्या किया कि सुकरात ने भी और साथ ही साथ में प्लेटो ने भी अपने से पहले जो ऐसी व्यवस्थाएं थी, अपने से पहले की जो विचारधाराएं थी, अगर वो गलत थी, विचारधाराएं जो चली आ रही थी, तो उन्होंने उन गलत विचार को गलत बता दी कि भाई ये कारण है, इसकी वजह से ये गलत है। तो उन्होंने अपने समय में जो मौजूद पद्धति थी, जो विचारधाराएं थी, उसे द्वंद्वात्मक पद्धति के थ्रू खंडन किया। हम ये भी कह सकते हैं प्लेटो ने भी इस वाद विवाद की पद्धति द्वारा ही सत्य तक पहुंचने का प्रयास किया। आगे अगर आप प्लेटो के बारे में आगे पढ़ोगे ना, तो इन इसमें आप पढ़ोगे संवाद शैली के बारे में। इनका शिक्षण जो होता था संवाद शैली में होता था। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है ये, दूसरा स्टूडेंट है ये और एक ये टीचर है ये, क्या है? तो क्या होता है कि टीचर इन्हें कोई क्वेश्चन देगा बच्चों को और उस क्वेश्चन का आंसर ढूँढने के लिए बच्चों को कहा जाएगा। टीचर जब क्वेश्चन देगा तो बच्चे क्या करेंगे अपने-अपने तर्क प्रस्तुत ये कुछ तर्क प्रस्तुत करेगा, दूसरा स्टूडेंट तीसरा, तो उस पे वाद-विवाद होगा, संवाद होगा, बातचीत होगी और अंत में फिर निष्कर्ष निकाला। तो वही काम जो है प्लेटो ने भी वाद-विवाद, संवाद प्लेटो ने भी सुकरात की पद्धति ही ग्रहण करी और इस तरीके से इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुकरात का प्लेटो पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब यहाँ पर आपके बर्नट के शब्दों में प्लेटो का दर्शन सुकरात के ज्ञान के जीवाणु का ही विकास यानी प्लेटो के अंदर जो भी ज्ञान आया वो उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया, वो उन्होंने से प्राप्त याद रखना है। और साथ ही आपके प्लेटोनिक निष्कर्ष यानी प्लेटो के जो निष्कर्ष हैं उसमें रिपब्लिक का उद्भव हुआ। अब प्लेटो ने उन सब बातों का जो भी ज्ञान अपने 8 वर्षों में सुकरात से लिया उसका निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने अपनी जो बुक्स हैं वो लिखी, जैसे रिपब्लिक बुक है। इसके अलावा मैक्सी के शब्दों में मैक्सी एक विद्वान वो कहते हैं कि प्लेटो के रूप में सुकरात ने जन्म ले लिया। ये प्लेटो के अंदर ही सुकरात का भूत या आत्मा आ गई या उनके विचार ही इसमें अर्थ इसका अर्थ में नहीं है कि प्लेटो अपने गुरु की सच्ची नकल थे, बल्कि बल्कि अगर हम करें कि भाई जो प्लेटो जो था वो प्लेटो का मस्तिष्क और आत्मा अपने गुरु के विचारों से प्रभावित था और उनके जो अधूरा काम वो वहाँ नहीं कर पाए, जो अधूरा काम सुकरात रहते हुए वो नहीं कर पाए। मैक्सी का कहना वो प्लेटो बनकर वो याद रखना है। साथ ही साथ उसने अपने उच्च बौद्धिक कौशल और ऐसे में सुकरात की रचना की जो कि एथेंस की गलियों में घूमने वाला सुकरात से भी वही सुकरात ने ऐसे स्टूडेंट की पहचान करी जो आगे चलकर प्लेटो था और प्लेटो द्वारा रचित सुकरात को एक प्रकार का देवता यानी प्लेटो तो सुकरात को एक तरीके से देवता की तरह मानते और जो केवल वे बात नहीं बताते जो कि बात की नहीं, वो ऐसी बातें भी बताते। यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं
इस प्रकार हम लास्ट में कह सकते हैं कि भाई प्लेटो का जो रिपब्लिक है वो सुकरात से ग्रहण किए गए सिद्धांतों का ही है। अगर आप रिपब्लिक को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई प्लेटो ने जो कुछ भी प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात से सीखा, तो प्लेटो के बारे में, सुकरात के बारे में आपको बहुत कुछ पता चला। यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक बात और, कि प्लेटो अपने और भी मित्रों के साथ यानी सुकरात के अन्य शिष्यों के साथ भाई सुकरात को बचाने के लिए जाते हैं कि हमने द्वारपालों से बात कर ली है, आप एक काम कीजिए कि आप अब निकल जाइए यहाँ से। तो सुकरात उसी बीच में प्लेटो को कहते हैं कि अगर मैं चला गया तो आने वाला जो शासन में हो रहा है, जो शासन में हो रहा है उसको हम कभी भी ठीक नहीं, इसीलिए मेरी मृत्यु होनी चाहिए। और प्लेटो को काफ़ी धक्का भी लगता है, मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा, ये वीडियो वैसी काफ़ी लंबी हो गई, तो ये प्लेटो का और सुकरात का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। मैं एक एक चीज़ अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा, में आप अलग अलग टॉपिक को पढ़ेंगे, समझें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक देखने के लिए वो आप ज्वाइन भी कर सकते हो, ज्वाइन, ताकि कोई भी डाउट होने पर आप इस नंबर के थ्रू हम। जय हिंद, जय